नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं आयुर्वेद की। ये कोई मामूली विषय नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो हजारों साल पुरानी है। हम इसकी पूरी यात्रा को समझेंगे, कहाँ से ये दिव्य ज्ञान शुरू हुआ और कैसे आज एक ग्लोबल वेलनेस मूवमेंट बन गया है। तो कहानी शुरू होती है एक सवाल से। एक जिज्ञासु साधक हैं जिनका नाम है धरा। वो महान ऋषि व्यास के पास जाती हैं और एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछते हैं, और यही वो सवाल है जो इस पूरी चर्चा की बुनियाद है। ये था धरा का सवाल, और आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे आयुर्वेद के इतिहास यानी उसकी कहानी को परत दर परत खोलकर। तो सबसे पहले आयुर्वेद है क्या? इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा है, आयु और वेद यानी जीवन का विज्ञान। देखिए, ये सिर्फ बीमारी के इलाज की बात नहीं करता, बल्कि ये हमें सिखाता है कि हम अपने शरीर, मन और आत्मा के साथ पूरी तरह संतुलन में कैसे रहें। और इसका मकसद बहुत सीधा और गहरा है। इसका मकसद है दुखों को कम करना और एक ऐसे जीवन की नींव रखना जो हर मायने में पूरा हो, स्वस्थ हो, क्योंकि माना जाता है कि एक स्वस्थ जीवन ही हर तरह की आध्यात्मिक खोज का आधार है। तो चलिए अब चलते हैं इसकी जड़ों की तरफ, और यकीन मानिए इसकी शुरुआत की कहानी किसी देव कथा जैसी ही है। परंपरा के अनुसार ये ज्ञान सीधा स्वर्ग से धरती पर आया। कहा जाता है कि इसकी शुरुआत खुद निर्माता ब्रह्मा ने की। उन्होंने ये ज्ञान दक्ष प्रजापति को दिया, और फिर वहां से ये दिव्य चिकित्सकों यानी अश्विनी कुमारों तक पहुंचा, और उनसे होते हुए देवताओं के राजा इंद्र तक। अब हो सकता है कि ये सब कहानियां लगें, लेकिन ऐसा नहीं है। इस दिव्य ज्ञान की जड़ें हमारे कुछ सबसे पुराने ग्रंथों जैसे कि ऋग्वेद और अथर्ववेद में मिलती हैं, जहां औषधियों और इलाज के तरीकों का जिक्र है। तो ये ज्ञान ग्रंथों में तो था, लेकिन बिखरा हुआ था। अब हम उस दौर में चलते हैं जब इस सारे ज्ञान को एक जगह इकट्ठा किया गया, उसे सहेजा गया और उसे एक व्यवस्थित रूप दिया गया। इस दौर को कहते हैं संहिता काल, और ये आयुर्वेद का स्वर्ण युग था, मतलब गोल्डन एज। इसी समय में वो सारा दिव्य ज्ञान, वो सारी बातें बड़े बड़े ग्रंथों में लिखी गईं, जो आज भी आयुर्वेद की प्रैक्टिस की नींव हैं। इस दौर की जो सबसे बड़ी देन है वो है बृहत्त्रयी यानी 3 महान ग्रंथ। इन्हें लिखने वाले थे 3 महान ऋषि। चरक, जो इंटरनल मेडिसिन के विशेषज्ञ थे, सुश्रुत, जिन्हें सर्जरी का जनक माना जाता है, और वाग्भट, जिन्होंने इन दोनों के ज्ञान को मिलाकर उसका सार प्रस्तुत किया। अब देखिए, ये ग्रंथ तो लिख दिए गए, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। इनके बाद आए टीकाकार यानी कॉमेंटेटर्स, जिन्होंने एक पुल की तरह काम किया। उन्होंने ये पक्का किया कि ये ज्ञान सिर्फ पुरानी किताबों में बंद होकर न रह जाए, बल्कि समय के साथ प्रासंगिक बना रहे, एक जीवित परंपरा बना रहे। अब जो बृहत्त्रयी के ग्रंथ थे वो बहुत विशाल थे, बहुत गहरे थे, तो समय के साथ कुछ और ग्रंथ लिखे गए जिन्हें लघुत्रयी कहते हैं। इनका मकसद था इस ज्ञान को थोड़ा और आसान बनाना, ताकि रोजमर्रा की प्रैक्टिस में इस्तेमाल हो सके। तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। एक ऐसा दौर जब इस महान परंपरा पर, इसके अस्तित्व पर ही खतरा मंडराने लगा। हुआ ये कि मुगल और फिर ब्रिटिश शासन के दौरान आयुर्वेद को वो सरकारी संरक्षण मिलना बंद हो गया जो पहले मिलता था। पश्चिमी चिकित्सा को ज्यादा तवज्जो दी गई, और आयुर्वेद धीरे धीरे सिमटकर बस गांवों, घरों और निजी वैद्यों तक रह गया। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। 19वीं सदी के आखिर में और 20वीं सदी की शुरुआत में कुछ ऐसे विद्वान सामने आए जिन्होंने इस परंपरा की मशाल को फिर से जलाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने इन क्लासिक ग्रंथों को दोबारा प्रकाशित किया और पढ़ाया। अब एक और बहुत बड़ा काम था। ये सारे ग्रंथ संस्कृत में थे, तो इन्हें आम लोगों तक, नई पीढ़ी तक कैसे पहुंचाया जाए? यहाँ काम आए अनुवादक। उन्होंने इन प्राचीन ग्रंथों का अनुवाद करके आधुनिक दुनिया और इस ज्ञान के बीच एक पुल बनाया। तो ये जो दोबारा जान फूंकने की कोशिश थी, वो सिर्फ अकादमिक नहीं थी। पीएस वॉरियर जैसे लोगों ने समझा कि अगर आयुर्वेद को जिंदा रखना है तो उसे एक संगठित, एक प्रोफेशनल रूप देना होगा, और उन्होंने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इन सारी कोशिशों का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि आयुर्वेद ने एक शानदार वापसी की।
और यहीं से शुरू होता है हमारी कहानी का आखिरी अध्याय। जब भारत आज़ाद हुआ तो इस पुनरुद्धार को एक राष्ट्रीय शक्ति मिली। अब ये कुछ लोगों का आंदोलन नहीं रहा, बल्कि एक राष्ट्रीय मिशन बन गया कि आयुर्वेद को देश की स्वास्थ्य प्रणाली का एक अहम हिस्सा बनाया जाए। और इस मिशन को जमीन पर उतारने के लिए एक पूरा सरकारी ढांचा तैयार किया गया, जैसे कि आयुष मंत्रालय बना, जो इन सभी भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को देखता है। NCISM बना ताकि पढ़ाई और प्रैक्टिस का एक स्टैंडर्ड तय हो, और CCRAS जो वैज्ञानिक रिसर्च को बढ़ावा देता है। सिर्फ नियम कानून ही नहीं, बल्कि पढ़ाई और रिसर्च के लिए बड़े बड़े संस्थान भी खोले गए, जैसे जयपुर, जामनगर और नई दिल्ली में। ये आज आयुर्वेद की शिक्षा और प्रैक्टिस के सबसे बड़े केंद्र हैं। तो आज ये कहानी कहाँ पहुँच चुकी है? आज ये कहानी एक पूरा चक्कर काटकर वापस आई है। आयुर्वेद अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया इसके सिद्धांतों को अपना रही है। सही खान-पान, जीवन शैली और संतुलन का सिद्धांत। तो याद है, हमने कहानी शुरू की थी धरा के सवाल से। आज वो खुद एक गुरु बन चुकी हैं। ये दिखाता है कि ज्ञान की ये परंपरा, ये वंश आगे बढ़ रहा है, और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। अनंत जीवन का ये प्राचीन ज्ञान अब पूरी दुनिया के साथ है। सोचिए, इसके अगले अध्याय में क्या लिखा जाएगा।